नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कृष्णा और इस वक्त मैं दिल्ली में हूं। और दिल्ली में हूं तो एक ख़ास चीज़ें जो मैं अक्सर कोशिश करता हूं वो ये कि ब्लॉग बनाऊं। तो आइए आगे चलते हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो मैथिल हैं या फिर बिहारी हैं जो बिहार के रहने वाले हैं या फिर जो कोई भी लोग दिल्ली में रहते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं। तो वहाँ पे एक भाई साहब हैं, चलिए मैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करता हूँ। वो भी लाल टी शर्ट में और मैं भी लाल टी शर्ट में हूँ। ओ भैया, हेलो, एक मिनट। इनसे मैं कुछ पूछने की कोशिश करूँ, हालांकि बहुत दूर पहले ही रोक दिया इनको, पता नहीं इनको बुरा लगेगा ये क्या। देखिए एक दरअसल जो हमारा कोशिश रहता है वो ये कि हम कुछ चीज़ें जो सामाजिक तौर पे जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं। भैया नमस्ते, आपका नाम क्या है? केशव। थोड़ा जोर से बोलिएगा। केशव कुमार का। अच्छा केशव जी, थोड़ा आगे आ जाइए आप। केशव जी, मेरा नाम कृष्णा हुआ और द कृष्णा मिश्रा नाम का यूट्यूब चैनल है हमारा। और हमारी कोशिश रहती है कि हम एक ब्लॉग बनाएं जिस ब्लॉग में कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो हमारे सोसाइटी के लिए आवश्यक होती है उनके ऊपर। तो सर 2 मिनट समय देंगे आप? हाँ ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिएगा, लाउड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा केशव जी, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ठीक है। यहीं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली का। अच्छा, और नॉर्थ वेस्ट में किरारी किरारी एक क्षेत्र है, लोकेलिटी है वहाँ। क्या ये विधानसभा है? हाँ, ये विधानसभा किरारी कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं दरअसल वर्किंग एस्टूडेंट हूँ, पढ़ाई के साथ साथ। सर पढ़ाई क्या करते हैं आप? पढ़ाई में यूपीएससी की तैयारी अभी कर रहा हूँ। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और मैंने इनका कुछ समय लिया है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपको पता है सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है और उसका नाम है अग्निवीर। तो सर आपका क्या राय है, आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ के क्षेत्र के बारे में बता दूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि किरारी विधानसभा का ये क्षेत्र पड़ता है और पीछे शायद पीसीआर का जो ऑफिस है वो भी है। तो इस जो यहाँ के जो क्षेत्र को मैंने जब घूमा तो मेरे को लग रहा है कि ये काफ़ी बैकवर्ड क्षेत्र है। मतलब यहाँ के रहन सहन या फिर यहाँ के जो रोड हैं ये काफ़ी अलग है, मेरे को दिल्ली के बाकी जगह से काफ़ी डिफरेंट लगा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? लगेगा आपको, मतलब कुछ एरिया अगर आप जाएंगे, कुछ सिलेक्टेड एरिया है जहाँ पर, वैसे हम चलते चलते बात करेंगे। कुछ सिलेक्टेड एरिया है जहाँ पर मतलब ऐसा लगेगा आपको कोई बैकवर्ड एरिया है। जी, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, पूरा एकदम कह लो तो पूरा प्लान डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि मैं किरारी में रहता हूँ, आप लाउडली बोलिएगा। हाँ, मैं किरारी में रहता हूँ, तो यदि मैं अगर प्रेम नगर साइड चले जाऊँ, अगर नगर साइड चले जाऊँ, यहीं मैं अगर थोड़ा फेज 2 के आगे था विद्यापति नगर चले जाऊँ या मिथिला विहार चले जाऊँ, तो वहाँ पर अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे तो उस तरीके से प्लान डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर जो कॉलोनी बसी थी वो बहुत लेट में बसी और जिस वजह से वो बिना प्लानिंग के बसी। अच्छा अच्छा। और कुछ यहाँ पे जो लोग कुछ एरिया जैसे एग्जांपल में दूंगा तो जैसे प्रताप विहार हो गया, साइड थोड़ा भी दिखा दीजिए। प्रताप विहार से लगा हुआ कुछ एरिया है, ठीक है, वो एरिया आपको एकदम प्लान्ड एरिया लगेगा, प्लान तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। इसी जगह अगर आप जाएंगे तो निठारी एक एरिया है, जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी प्लान तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो स्कूल्स भी हैं, प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उस साइड एक बार उस साइड दिखा दीजिए मुकेश सर, उस साइड। वहाँ भी ये जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी मेरे को पता नहीं बहुत ही चूँकि यहाँ पे खास करके बाकी रहने के लिए जहाँ पे जो जगह है वो तो फिर भी ठीक ठाक है, बट ये सब क्षेत्र को क्या ये गवर्नमेंट के अंदर आती है? हाँ, गवर्नमेंट के अंदर आती है। डीडीए इसको डीडीए ने अपने अधिकार में ले रखा है इस क्षेत्र को। जिस क्षेत्र में अभी आप घूम रहे अगल बगल आप देखेंगे पानी जमा है, वो बारिश का पानी है। हर साल आप देख ही रहे हैं कि इतनी गर्मी है, तो इस साल भी मतलब ये आसार है कि बारिश आएगा तो ये पूरा जो है मतलब कि पूरा ये क्षेत्र ऐसा लगेगा कि डूबा हुआ एरिया, जो बाढ़ जैसे हालात। जी 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 जी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दिल्ली की जो सरकार है उसकी नज़र कहीं ना कहीं इसके ऊपर है नहीं। वो यहाँ के जो क्षेत्र है इसके ऊपर काम उस हिसाब से करना नहीं चाहते। इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या ये बिहार के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे जैसे तैसे रह रहे हैं इसलिए, या फिर आदत हो चुकी है, कभी कोई आवाज़ नहीं उठती है इसीलिए? बताइए। ये अभी जो है अनऑथराइज कॉलोनी के रूप में मतलब जाना जाता है। अभी प्लान्ड अभी है नहीं। अभी एक
जो है 2041 का जो है प्लान इन्होंने शेयर किया डीडीए ने अपना, जो एक सिटी प्लान बनता है, मतलब किस तरीके से डेवलपमेंट प्लान 2041 को ध्यान में रखा है। तो उसमें मैंने कुछ रीड किया था, स्टडी किया था, तो जैसा है कि जो उसमें कैटेगराइज होता है कि कौन से प्लान कॉलोनी है और कौन से अनप्लान्ड है। तो ये अनप्लान्ड एरिया है, अभी इसको और डेवलपमेंट होना बाकी है। तो मैं इसलिए पूछा क्योंकि मैं यहाँ पे आया था घूमने के लिए और यहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए स्टे भी किया, तो कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे जहन में आया क्योंकि मैंने यहाँ पे घूमा था। हाँ, अब ये सवाल मेरा अगला जो है वो ये है कि अग्निवीर पे जो सरकार ने अभी स्कीम लॉन्च की है, तरह तरह के देश में आपने देखा होगा कि तरह तरह के जो क्या बोलते हैं उसको, अराजक तत्व, जिन्होंने आग लगा करके देश की जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया, तो आप कैसे इस स्कीम को देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन करने का पूरा अधिकार है इनको, लेकिन कभी कभार एक ऐसी विडंबना आ जाती है कि जब आप आंदोलन कर रहे होते हैं तो उसमें असामाजिक तत्व तो आकर उस आंदोलन को जो है एक तरह से उस आंदोलन की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक जांच का विषय है कि क्या हुआ है वास्तव में, वो क्या अग्निवीर बनने लायक थे जिन्होंने जो है मतलब आंदोलन किया। क्योंकि देखिए, आंदोलन जो होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि आंदोलन यदि अगर आप करेंगे तो पीसफुली आंदोलन होना चाहिए, बिना आर्म्स के होना चाहिए, किसी प्रकार की पब्लिक वैसे मेरा सवाल, सिंपल सवाल ये है कि आप अग्निवीर स्कीम को किस हिसाब से देखते हैं? आपके नज़र में क्या लगता है गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाई है वो स्कीम सही है या गलत है? गवर्नमेंट एकदम सही है। गवर्नमेंट अगर एकदम सही तो खैर अभी मतलब कि इस पर जो है अगर कई एंगल से अगर देखा जाए, सोचा जाए, क्योंकि मैंने पढ़ा है 4 पेज का इसका वो पूरा मतलब पॉलिसी था, तो जो पॉलिसी इन्होंने मेक किया उसको मैंने पूरा पढ़ा था। तो इसमें मतलब ये है कि ये जो ड्यूरेशन जो इन्होंने मतलब कम किया है जी, जो मतलब 13 साल का या 15 साल का पहले जो है जी ड्यूरेशन होता था कि आपने मतलब आर्मी में मतलब ज्वाइन करेंगे तो 15 साल तक आप देश की सेवा कर सकते हैं, अब जो है उसको घटाकर 4 साल कर दिया। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने ये सही किया या गलत किया? नहीं, तो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। सही गलत का कोई इसमें सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये पॉलिसी है गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट को अपने हिसाब से देखना ही कैसे उसको अपने आर्मी का सेटअप करना है, किस तरीके से आर्मी को जो है डिप्लॉय करना है, किस तरीके से इन यूथ को, देश के युवाओं का इस्तेमाल करना है देश के डेवलपमेंट में, देश के बॉर्डर की सुरक्षा। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि गलत है, नहीं। हाँ, थोड़ा सा अमेंडमेंट हो सकता, थोड़ा सा इसको जो है और बढ़ाकर 10 साल का कर दिया जाए, ड्यूरेशन बढ़ा दें। हाँ, ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, थोड़ा कम ड्यूरेशन घटाया जाना चाहिए। जैसे 13 साल का है तो उससे 3 साल घटाकर 10 साल कर दिया जाए। ऐसा है कि गवर्नमेंट ने और दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी है, दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जो गवर्नमेंट जो लाई, जैसे ही आंदोलन हुआ तो आंदोलन के बाद 2-3 दिन बाद जो है जो अनाउंसमेंट हुए कुछ राज्य सरकार के द्वारा, जैसे हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट हुए इन युवाओं के लिए, ये पहले से ही अवेलेबल है। आप अगर देखेंगे तो एक एक्ट है 1967 में मतलब ये पास हुआ था ये एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी आर्मी में जिन्होंने सेवा दी है देश की, वो यदि अगर रिटायर होते हैं 13 साल या 15 साल का काम करने के बाद वो अगर रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनके आगे एक्स सर्विसमैन का टैग लग जाता है। लेकिन इसमें अभी जो है कुछ अखबार के हवाले से खबर आ रही है कि ये जो सेना है 4 साल बाद इनको जो पूर्व आर्मी का जो स्टेटस है वो भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को सुनने में मिला। और पॉलिसी में पूरा जो है क्लैरिटी नहीं है अभी भी। अभी पॉलिसी को जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है मेरे। अब ऐसा है ना केशव जी कि सरकार ने तो जो पॉलिसी लाने थे वो ला दी, ठीक है। अब इसमें जो बदलाव करना है, जो अमेंडमेंट करना है, वो सरकार के एंड पे भी बात है और जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बात रख रहे हैं उनकी भी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने देखा होगा तकरीबन सैकड़ों करोड़ रुपए की सरकार की जो नुकसान हुई है बीते दिनों, ये इसमें क्या आपको क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल चीजें? देखिए, यही असामाजिक तत्व किसे माना जाता है कि उसे ही माना जिन्होंने पब्लिक संपत्ति का जो है नुकसान किया। किसी भी एंगल पर पब्लिक संपत्ति का यदि अगर आप नुकसान करते हैं तो आप असामाजिक तत्व की कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे को आइडेंटिफाई करके सरकार जो है उन्हें जेल, नहीं, सरकार जो है अपनी उचित कार्यवाही करे। क्या सरकार देश, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह 100 तरह की चीजें, क्या देश सबसे बड़ी होनी चाहिए?
हाँ, देश तो सबसे ऊपर और सर्वोपरि है। हाँ, देश तो सबसे ऊपर है। फिर इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। देश है सर, तभी हम लोग हैं। फिर तो ये जो आग लगा रहे हैं लोग, इसको कहीं ना कहीं मौन समर्थन तो मिला है कहीं पे। मौन समर्थन मिला है नहीं मिला है, ये सब जांच का विषय। मैं नहीं कहूँगा, आप कह रहे हैं ऐसा कि मौन समर्थन मिला है, ऐसा कुछ समर्थन मिला कि जो है इन युवाओं को जो है बरगला दिया गया, इन्होंने तोड़फोड़ किया। सर सुनिए, ये सब जांच का विषय है। ये मैं नहीं कह सकता। सर कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एसएससी का जो एग्जाम हुआ था। सर सुनिएगा, शिक्षा का व्यवस्था क्या है हमारे देश में, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं सर। हाँ, शिक्षा का व्यवस्था हमारे देश में इतनी गिर चुकी है जिसका मैं बात ही नहीं कर सकता। यूपीएससी बीपीएससी के क्वेश्चन लीक हो जाते सर। हाँ, ये यूपीएससी बीपीएससी के क्वेश्चन लीक हो जाते हैं। बीते दिनों आपने एसएससी का देखा होगा कि एसएससी के लिए पटना में आंदोलन हुए, और इस आंदोलन को कहीं ना कहीं आग लगाने में जो वहाँ के शिक्षकगण थे, जो शिक्षक समुदाय थी, वो उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें घी डालने का काम किया था। क्या ये आप मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, देखिए, अब देखो, डिपार्टमेंट की तरफ से जो बीपीएससी है, जिनके तरफ से कुछ कहीं ना कहीं चूक हुई और ये लीक हुआ, आप उनकी भावना को क्यों नहीं समझ रहे? आप स्टूडेंट की भावना को क्यों नहीं समझ रहे? एक स्टूडेंट जो मतलब दूसरे स्टेट से आता है, हमारी दिल्ली से भी कई लोग जाते हैं बीपीएससी का एग्जाम, ठीक है, और यहाँ से 4-4 दिन का, कभी कभार तो ऐसा होता है 4-4 दिन ट्रेन लेट होता है, 4-4 दिन उनको इंतजार करना पड़ जाता है। वो जाते हैं, रात को उन्हें रुकना पड़ जाता है। वो गए एग्जाम देने के पर्पज से कि हमारा एग्जाम जो है, मतलब हम एग्जाम देंगे, एग्जाम में बैठेंगे, अपने सपने को साकार करेंगे। तो मैं अगर स्टूडेंट के पक्ष से अगर बोलूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर टीचर भी अगर इस आंदोलन में साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं इसको ये उस एंगल से नहीं लिया जाना चाहिए कि इसको आग में घी डालने का काम किया। आग में घी डालने का काम नहीं किया जा रहा है। सर एक मिनट, अभी जो हजारों स्टूडेंट्स जो पटना के जेल में बंद हैं या जिनके ऊपर लाल कलम चल चुकी है, आप उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? आपको पता है आज का दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हर जगह पे कहीं ना कहीं वीडियो या फिर फोटोज वो शेयर किए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं अगर आप कहीं पे आक्रामक रूप लेते हैं तो वहाँ पर क्या होती है कि आपका जो वीडियो होता है वो कहीं ना कहीं कोई भी आप समझ सकते हैं कि साइलेंटली वो वीडियो कहीं ना कहीं लीक होती है। अगर वो प्रशासन के हाथ में जाती है और वहाँ से आपका एविडेंस मिलता है तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर आपने तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है तो कहीं ना कहीं सरकार का यह दायित्व भी बनता है, और प्रशासन आपको जब उठा करके ले जाती है वहाँ पर आपके ऊपर कार्रवाई बनती है, तो आप ये रोना नहीं रो सकते हैं कि आप एक स्टूडेंट है या आप एक शिक्षक है। आप सोचिए, खुद सोचिए कि सरकार की जो संपत्ति है, जिस ट्रेंड में आप चढ़ते हैं, क्या आप आग लगा देंगे? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, और देखिए, मैं जो ये बात मैं कह रहा हूँ, हमारे आपको ये अगर आप सुनेंगे तो कुछ जो पूर्व विशेषज्ञ हैं, जो मतलब कि आर्मी के जो विशेषज्ञ, डिफेंस से रिलेटेड रक्षा जो विशेषज्ञ हैं, उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं इसको इम्प्रूव करना, थोड़ा सा टाइम और दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के युवा हैं। अब इसमें मैं जो समझता हूँ सर, ऐसा है कि 4 साल का ड्यूरेशन सरकार इसलिए ने फिक्स कर रखी है क्योंकि आपको पता है करोड़ों युवा इस देश में है। कितना स्मेल कर रहा है ये एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ की जगह। हाँ, ये सर मैं ये कह रहा था कि 4 साल का जो ड्यूरेशन सरकार ने फिक्स करी है, उस 4 साल में कहीं ना कहीं सरकार की ये मेंटलिटी है कि हमारी देश की जो सैकड़ों करोड़, समझिए अब तो मैं 150 करोड़ प्लस है आपकी जनसंख्या, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार ऐसा हो सकता है कि सोचती होगी कि चलो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को अग्निवीर के तहत उनको ट्रेन किया जा सके, और हमारे सोसाइटी में एक वेल ट्रेंड जो युवा है, आपको पता है युवा डाइवर्ट हो जाता है, आपको मालूम है अच्छी तरह से पता है कि युवा जो होते हैं उनको आप सर समझिएगा कि हमारे सोसाइटी में दिनों दिन कई तरह की घटनाएं घटती है जिसमें ज्यादातर युवा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको सही वेल ट्रेंड की बात अगर आप कह रहे हैं तो वेल ट्रेंड का जो मतलब, देखो वेल ट्रेंड कब होता है, जब ये यूथ जब जाएगा इनको वेल ट्रेंड कब माना है? आप ऐसा कीजिए ना, आर्मी जिस तरीके से आर्मी का जो आपका वो होता है, ट्रेनिंग होता है, उसको आप थोड़ा सा और उसमें जो है शक्ति है ये और वेल ट्रेंड होंगे। यहाँ वेल ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है ड्यूरेशन घटा देंगे और फिर नए चेहरे को आप जगह दे रहे हैं। मैं एकदम समझ रहा हूँ
और ऐसा नहीं है कि आर्मी की मतलब जरूरत नहीं है, देश को आने वाले समय में और आर्मी की जरूरत है। सर ऐसा है ना कि अगर आपके यहाँ पे युवा अगर ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर के माध्यम से ट्रेन होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में जो आए दिन घटनाएं घटती है वो कम किया जा सकता है, क्योंकि आपके आसपास ही बहुत सारे ऐसे अग्निवीर होंगे जो इस तरह की घटनाओं को कवर अप दे सकते हैं। तो सर 1-2 मिनट में मैं चाहूँगा कि आप इसे कवर अप करके जो आपकी एट ग्लांस आप जो समझते हैं, जो फैक्ट है जिसके ऊपर देश को काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, हमारे युवा को समझनी चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर मैं चाहता हूँ कि 1 से 2 मिनट में आप चीज़ें कंप्लीट करें। देखो देश काम कर भी रहा है, इस पर हमारी जो सरकार है देश की वो भी मतलब अच्छा काम कर रही है। अभी जो है एक नया एजुकेशन सिस्टम में की जो हम दुहाई देते थे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको दूंगा कि बिहार में क्या होता था कि हर साल जो है जो मतलब निकलते थे अच्छे परसेंटेज लेकर जो है मतलब बिहार में पास होते थे, तो उनका जो परसेंटेज होता था वो 100% होता था। वो आते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब क्या लेते थे, एडमिशन ले लेते। अब क्या हो रहा है कि उन सब चीज़ों को पैरेलल करने के लिए, और कुछ ऐसे थे जो दिल्ली में मतलब जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है, हाँ जो लेवल होता है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम का ऑर्गेनाइज करती है दिल्ली मतलब राज्य की सरकार, तो इन सब चीज़ों को पैरेलल करने के लिए एक CUET इंट्रोड्यूस किया देश ने, तो ये बहुत अच्छा है। अब ये CUET इंट्रोड्यूस होने के बाद जो है ये जो युवा जब जाएंगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करने के बाद ये युवा जाएंगे बाहर, इनके सामने बिल्कुल भी जो है ये सवाल ना हो कि हम इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जो है हम अपने रोजगार के लिए सोच रहे हैं। देखिए सर, सरकार को स्वतः ही खुद ही FDI, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं आपको बता दूं। पॉलिसी सर हमारे सुनिए, हमारे देश में एक चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी है, वो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लीजिए, रोजगार दीजिए नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे दोनों इंटरेक्ट करेगा, प्राइस वहीं पे डिटरमाइन करेगा। अब आपको ये तय करना है कि डिमांड और सप्लाई कहाँ इंटरेक्ट करेगा और कितनी प्राइस करनी है, ये चीज़ें आपको तय करना पड़ेगा। हमारे देश में एक सिस्टम बन चुकी है कि अगर आपने अच्छे पढ़ लिख लिए, आपको नौकरी चाहिए। अब आप साहब UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप UPSC क्रैक कर लिए, आप एक सिविल जो एक सिविलाइज सोसाइटी होती है उसमें आप एक सरकारी अफसर बन गए। अच्छा, इसी तरह की तलाश करते करते सैकड़ों हजारों युवा जो है हमारे देश में आजकल केवल और केवल नौकरी तलाशने की काम करते हैं। उनका कहीं ये मेंटलिटी नहीं होता है कि हम कुछ ऐसा रोजगार करें जिससे कि लोगों को रोजगार दे सके। तो सर सरकार के पास कितना ऐसा वैकेंसी होता है जिससे कि आपको रोजगार दे सके? आपको खुद पता है कि आज हज़ारों लाखों ऐसे ऑटोमेटिक मशीन आ चुकी है जो कि आपके जो आपके यहाँ पर जो भी काम होते हैं, जो भी आपके यहाँ पर चीज़ें चलती है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देती है। तो मैन पावर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम हो जाता है इन ऑटोमेटिक मशीन की वजह से। तो सर ऐसे सिचुएशन में आप कहेंगे कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार क्रिएट करे। मैं कहूँगा कि आपका ये कहीं ना कहीं स्टडी टूल्स में कहीं इश्यूज़ है, क्योंकि सरकार के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो आपको हर तरह की नौकरी प्रोवाइड कर सके और हर एक युवा को प्रोवाइड कर सके। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, हर एक युवा को प्रोवाइड कर सके ये मैं नहीं कह रहा हूँ हर एक युवा को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी नौकरी है उस पर वो तो ठीक है, तो उस पर तो मतलब भर्ती होनी चाहिए। और भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो है प्रोग्राम है सबसे ग्रोथ करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ऐसा हो सकता है जैसे कि मान लीजिए जैसे मतलब सरकार जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, इससे जो है हमारा रोजगार बढ़ सकता है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था। तो मैं केवल एक ही जगह में नहीं होती थी, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली इतना सब कुछ कहने के बाद भी आप नहीं कहेंगे। मैं अगर कहूँ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इसका जो जिम्मा है सरकार के पास ही है। रोजगार मतलब वहाँ से वो क्लच है, वहाँ से वो रोजगार सृजन का, हाँ वो कहीं ना कहीं एक्सीलरेट करती है, इस इकोनॉमी को एक्सीलरेट करती है और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। बहुत बहुत खुशी मिली। ये थे हमारे केशव जी और ये पढ़ेप्सरी ये हमारी सोसाइटी में रहते हैं और आज इनसे मुलाकात हुई और इनसे हमने बातचीत करा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू।